हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हो मिस्टर सीस बायो स्टडी यूट्यूब चैनल, जिस पर आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस कुछ प्रश्नों पर एनालाइज करेंगे जो प्रश्न रिपीट हुए हैं ये, क्योंकि सीटेट की परीक्षा लास्ट होने जा रही है। 7 फरवरी लास्ट है सीटेट की। जो भी विद्यार्थी या जो भी हमारे दोस्त रह गए हैं, अपना सही से तैयारी कर लेना। आज के पेपर का एनालाइज मिलेगा आपको 1-2 घंटे बाद। एनालाइज मिल जाएगा कि किस टाइप के पेपर पूछे जा रहे हैं। अगर आज नहीं मिले तो आपको सुबह मिल जाएगा एनालाइज, मतलब किस टाइप के पेपर, किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न, या जीन पियाजे है या जो भी अदर चीज़ें हैं, ईवीएस में क्या क्या पूछा जा रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए पहले प्रश्न में बात कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका, प्रश्न बोला, प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन में। पहला प्रश्न है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, या बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या सी ऑप्शन करें व्यवस्था फेल हुई। डी ऑप्शन में बोल रहा है आपका बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं था। अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो व्यवस्था फेल हुई, सी आंसर ठीक है। व्यवस्था फेल होने का क्या रीज़न है, देखिए जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यवस्था फेल हुई। इसे पाठ्यक्रम या विद्यालय प्रशासन या शिक्षक की असफलता मानी जा सकती है, क्योंकि शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है और शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का व्यवहार परिवर्तन करना होता है। क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोधों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट होते हैं और वे विशिष्ट प्रकार से सोचते व सीखते हैं। अतः जब कोई भी बालक असफल होता है तो यह माना जाता है कि शिक्षा व्यवस्था बालक के विशिष्टता को पहचानने में असमर्थ रही, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ परिमार्जन करने की आवश्यकता होती है। ये किसके उद्देश्य को जाता है, टीचर को। व्यवस्था फेल हुई। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न आपका, शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या रखने को प्रोत्साहित करके। रखने को नहीं, इसको यहाँ पे जो आपका ये रटना होता है, यहाँ पे रटने को प्रोत्साहित करके, आग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ए ऑप्शन ठीक है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा क्या है आपका, शिक्षा से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति से सभी अधिगम विधियाँ और व्यूह रचना व्यक्तिगत विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का आधार बनती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने वाले की भूमिका निभाता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति क्रियाकलाप आधारित अधिगम में विश्वास करता है। इसमें बालक उत्साहपूर्ण सहभागिता करता है और अपेक्षित अधिगम परिणामों को ग्रहण करता है। दूसरा प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न आ गया आपका स्क्रीन पे। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभाव पद्धति क्या है। विद्यार्थी द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अगर इस प्रश्न की बात कर लें, देखिए विद्यार्थी द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके द्वारा अंकुरण करना, अवलोकन करना, ये आंसर ही इसका सही है। देखिए बीजों का जो अनुकरण है के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों को अवलोकन करना। बालक का स्वभाव या क्रियाशील होते हैं, अतः उन्हें करके सीखने का अवसर देना चाहिए। इसे क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। करके सीखने का मतलब क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। बालक के जीवन की मुख्य विशेषताएं मानसिक और शारीरिक क्रिया होती है। यही कारण है कि शिक्षा शास्त्री इस बात पर विशेष बल देते हैं कि बालक के मानसिक और शारीरिक को क्रियाशीलता अपनाकर ही उसे किसी बात को भली भांति सिखाया जा सकता है। अतः शिक्षिका क्रियाशीलता के सिद्धांत में विश्वास करने के कारण बीजों के अंकुरण संकल्पना को सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चौथा प्रश्न, समावेशी शिक्षा है।
कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, तत्वों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षा को सम्मिलित करने की संबंधित है। अगर समावेशी शिक्षा की बात कर लेते हैं, कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, ये आंसर इसका सटीक है। देखिए समावेशी शिक्षा विविधता का उत्सव बनाती है। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग, शारीरिक दृष्टिबाधित, श्रवणहास, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर, भाषाई, अल्पसंख्यक एवं विभिन्न परिवेश को आए हुए विद्यार्थियों को शिक्षा कार्य किया जाता है, जिसमें शिक्षक को विशेष शिक्षण का कला एवं दक्षता से मुक्त होना पड़ता है। साथ ही साथ कक्षा में शिक्षक को इस विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते समय विभिन्न प्रकार की विशेष सामग्रियों को साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा में शिक्षक के शिक्षण में सहकारी शिक्षण, परियोजना शिक्षण, सहयोग शिक्षण, विधि आदि का उपयोग विद्यार्थियों में विभिन्न के अनुकूल किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, या निबंधात्मक प्रश्न। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो सी आंसर सही है, सत्य या असत्य। सी आंसर ठीक है। सत्य या असत्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऐसे प्रश्न जिनका सही उत्तर स्मृति पर आधारित होता है तथा जिसका उत्तर पूर्व निश्चित होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। ऐसे प्रश्न के उत्तर व्यक्ति विशेष में प्रभावित नहीं होते, अर्थात इसमें व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से भी किया जा सकता है। इस प्रकार से कर सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रतिभागी पद या प्रत्यारोपण पद, इस टाइप से हम कर सकते हैं। छठा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, या बार बार ली जाने वाली परीक्षा है, या समय सारणी को बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो समय सारणी में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, डी आंसर इसका सही है। क्योंकि देखिए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता में प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। अगर हम प्रगतिशील शिक्षा ये बतलाती है कि शिक्षक बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। शिक्षक बालक के लिए है और बालक शिक्षा के लिए नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक बच्चे को अपना विकास करने का मौका मिले। अगर हम मान लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता के बारे में, जैसे आपका पाठ्यपूर्व ज्ञान पर आधारित हो, पाठ्यपूर्व क्या हमारा पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन हो, पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां आदि बालकों के स्तर, रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार हो, और पाठ्यक्रम क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित हो सके। ये हमारा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ये नेक्स्ट प्रश्न आपका, सातवां प्रश्न आपका, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि ये प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो बात कर लेते हैं संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार, या विश्वसनीयता या वैधता। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, ये आंसर इसका ठीक है। देखिए एक जो शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित हो, और शिक्षक जो प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी परीक्षा ले रहा है या नहीं। यदि प्रश्न परीक्षा उद्देश्यों की परीक्षा नहीं ले रहा है तो परीक्षण वैध नहीं माना जाएगा। आठवां प्रश्न आपका, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास क्या है? विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कण नहीं करानी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों का अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशक का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, सी आंसर इसका ठीक है। देखिए विवेचना शिक्षा शास्त्र का एक दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों का अनुभव और प्रत्यक्ष रूप महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र बालक केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया पर बल देता है तथा ये मानता है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं।
ये बालक के अनुभवों, विचारों, भावनाओं, प्रत्यक्ष आदि को महत्वपूर्ण मानता है तथा इन्हें नए अनुभव का आधार स्वीकार करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नंबर प्रश्न आपका, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, बाहरी परीक्षा की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं या किसी भी कीमत पर शिक्षार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए? विद्यालय बाहरी परीक्षा नियमों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है या आकलन बहुत से किफ़ायती मितव्यापी होने चाहिए? अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो देखो, बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ये आंसर इसका ठीक है। देखिए, जो आपको विद्यालय जो आधारित है आकलन का मुख्य रूप से सिद्धांत पर आधारित है कि बाहरी जो परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। विद्यालय आधारित आकलन सतत रूप से चलने वाली आकलन प्रक्रिया है। अगर हम विद्यालय में आधारित आकलन का उद्देश्य अगर अपने विद्यार्थियों को सहायता देते हैं और शिक्षण को सुधारना होता है, ना कि विद्यार्थियों को ग्रेड या प्रमाण पत्र देना। विद्यालय आधारित आकलन संरचनात्मक होता है। इसमें विद्यार्थियों को शिक्षक दोनों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। अगर हम विद्यालय आधारित आकलन इस सिद्धांत पर पालन करता है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बेहतर समझते हैं और उनका बेहतर निर्माण भी कर सकते हैं। 10वां प्रश्न, शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए? नहीं। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए? नहीं। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए? अगर हम 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 10वां आंसर देकर सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये आंसर इसका ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए, जो आपके शिक्षार्थी हैं व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः हम शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक सामान्य कक्ष में विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षेत्रों के विद्यार्थी होते हैं जिनकी अपनी अलग अलग योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि, आवश्यकता आदि होती हैं। ऐसे विविधा भरे कक्ष में विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से विभिन्न अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, आवश्यकता आदि के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करें तथा अपने व्यापार में परिवर्तन व परिमार्जन करें, जिससे विविधा भरे कक्षा शिक्षण के लिए अध्यापक की विशेष शिक्षण की आवश्यकता हो सके। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती या विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या विकास की सभी प्रक्रिया अब संबंधित नहीं है? अगर हम प्रश्न में बात करें, सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये आंसर इसका ठीक है। क्योंकि अगर जो हमारे विकास की बात कर लेते हैं, देखिए विकास के बारे में सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर हम वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है। इन सिद्धांतों को अगर हम वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों के नाम से जान सकते हैं। क्या क्या विकास होते हैं? देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं निरंतरता का सिद्धांत। ये विकास निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया है। पहला हमारा निरंतरता का सिद्धांत, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट कह रहा हमारा व्यक्तिगतता का सिद्धांत, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति की विकास दर अलग होती है। तीसरा पॉइंट कहता है हमारा परिमार्जिता का सिद्धांत, विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जिता संभव है। मतलब विकास की जो गति है आपका दिशा व निशानी के संबंध है। चौथा पॉइंट है आपका विकास का क्रम का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, विकास एक निश्चित क्रम होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है। विकास मतलब कोई सी भी प्रजाति है उसके लिए सामान्य यानी कि दर होती है। जैसे मनुष्य की है, मनुष्य की हाइट जो होती है उस पर विकास होता है। इस हिसाब से जैसे आपको कोई भी पक्षी या चिड़िया मान लो, उसी की विकास दर उसी के काय पे जाति पर डिपेंड करती है। 5वां पॉइंट कहा आपका सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य प्रजाति के विकास में प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। 6ठे पॉइंट की बात कर लेते हैं परस्पर संबंधित का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, विभिन्न अंगों का क्षेत्रों के विकास में परस्पर संबंध पाई जाती है। विभिन्न अंगों में क्षेत्रों में विकास दर की संबंध पाई जाती है। 7वां पॉइंट आपका वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। देखिए, विकास रेखीय गति व स्तर ना दर से ना होकर चक्राकार या वर्तुलाकार ढंग से होता है। देखिए, सीधा ना होकर वह चक्राकार या वर्तुलाकार ढंग से विकास होता है। अगर 8वें पॉइंट की बात कर लें
मस्त दो मुखी सिद्धांत। ये विकास सिर से पैर की दिशा में चलता है। विकास क्या हमारा? विकास सिर से पैर की दिशा में चलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 12वां प्रश्न। प्रश्न करा 12वां, देखिए मानव विकास को किस क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है? अगर हम मानव विकास के क्षेत्र की बात कर लें, पहला आपका शारीरिक विकास होगा, फिर आपका संज्ञानात्मक विकास, फिर आपका संवेगात्मक विकास, फिर आपका सामाजिक विकास। अगर इस प्रश्न की बात करते हैं, ये आंसर ठीक है। देखिए जो मानव विकास का शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेग और सामाजिक क्षेत्रों का अगर विभाजित किया जाए तो विकास की विभिन्नताएं अवस्थाओं को मानव या बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार से अनेक परिवर्तन होते हैं। बालक बालिकाओं में व्यवहार में अनेक होने वाले परिवर्तन के आधार पर विकास को अग्रगित प्रश्नों पर ध्यान देगा। हमारा पहला शारीरिक विकास क्या है? शारीरिक विकास के अंतर्गत हम शरीर रचना, स्नायु मंडल या मांसपेशी वृद्धि या गायक तंत्र या अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि के प्रमुख रूप से आती है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात कर ले, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? देखिए आपका संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है कि मानसिक शक्तियों में वृद्धि होने से इसके अंतर्गत संवेदनशील, प्रत्यक्ष शिक्षण, प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क निर्णय वृद्धि, भाषा, अधिगम क्षमता आदि संज्ञानात्मक शक्ति आती हैं। अगर हम सामाजिक विकास की बात कर ले, सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास, सामाजिक विकास है आपका, सामाजिक विकास में तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अपनी व्यक्ति अपना सामाजिक यानी के वातावरण के साथ अनुकूल करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। अगर हम चौथे प्रश्न की बात कर ले, संवेगात्मक विकास क्या है? देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में साथ साथ समय समय पर क्रोध, भय, हर्ष, घृणा, प्रेम, वासना, शोभ आदि भावों का अनुभव करता है। इन्हें संवेग कहते हैं। मानव जीवन में संवेग का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13वां प्रश्न है आपका। 13वां प्रश्न कहता है, एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों को से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और शोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये उपागम पर आधारित है। अगर इस प्रश्न की बात करें, किस पर आधारित है? अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन या ज्ञान के निर्माण में। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो डी आंसर सही है, ज्ञान के निर्माण में। देखिए एक शिक्षिका पाठ्य जो पाठ्य वस्तु और जो फल सब्जियों के कुछ क्षेत्रों का प्रयोग करती है और वह अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि शिक्षार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और शोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ज्ञान के निर्माण में आधारित उपागम को रचनात्मक उपागम भी कहते हैं। इस उपागम में विद्यार्थी कक्षा में समूह में कार्य करते हैं, उन पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है तथा अध्यापक की भूमिका एक सहायक की होती है। विद्यार्थी अपने पुराने अनुभवों को नए अनुभवों को जोड़ते हैं। शिक्षण और अधिगम का रचनात्मक उपागम जिस सिद्धांत पर आधारित होता है ऐसे रचनात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। विद्यार्थी वस्तु एवं उन्हें प्रस्तुत की गई गतिविधियों को अनुभव करते हैं। 15 प्रश्न आपका 15 प्रश्न कह रहा है कि देखिए जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। ये बच्चा का क्या कारण हो सकता है? सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो संवेगात्मक दुश्चिंता क्या है? देखिए बी आंसर सही है, संवेगात्मक दुश्चिंता। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। बच्चा अपनी माँ के संपर्क में सर्वाधिक समय तक रहता है जहाँ वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अतः जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो उसमें पलायन मूल प्रवृत्ति आ जाती है, जिसके कारण बच्चे में भय संवेग उत्पन्न होता है। क्योंकि बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है, इसलिए वह अपने संवेगों का प्रदर्शन रोकर व्यक्त करता है। क्या है? प्रदर्शन होती है जिससे बच्चा अपने संवेदों को प्रदर्शन रोकर व्यक्त करता है बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना या सामाजिक वातावरण में अनुकूल हो या समायोजन, या डी ऑप्शन करेगा सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। अगर हम 15 प्रश्न की बात कर लेते हैं तो देखिए सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सी आंसर इसका सही है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन जन्म के समय
जन्म के समय शिशु में सामाजिक लगभग शून्य होती है। जैसे जैसे उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास होने होने लगता है, वैसे वैसे उसका समाजीकरण भी होने लगता है। वह अपने माता पिता, परिवार के सदस्य, अन्य सामाजिक संगठन के संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप वह सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़ि आदि के अनुरूप व्यापार करने सीखता है। अतः सामाजिक जगत में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। समाजीकरण की इस प्रक्रिया में बालक का सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य है विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों में अनुरूप अपनी आवश्यकताओं, रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से संबंध स्थापित करता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाय फ्रेंड्स, ये रहे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हमने ज़्यादा एनालिसिस किया था, जो बहुत बार बार पूछे गए थे। आइए, आप अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में आपका बायोलॉजी क्लास होने जा रही है, अगर टाइम लगता है तो, नहीं तो आपको बायोलॉजी क्लास सुबह देखने मिल जाएगी। डेली क्लास होती है हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी की, क्योंकि CTET की परीक्षा अब कंप्लीट होने जा रही है 7 फरवरी के बाद में। अगर आप जो भी विद्यार्थी MP टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम जल्दी MP टेट की क्लास चालू करेंगे। ओके बाय दोस्तों, टेक केयर।